बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। और क्विकली पहले हम जो है रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या क्या चीज़ें कवर की थी। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके सामने, तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ समझी थी वो क्या थी, कि भाई कॉस्ट ऑफ मशीन के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। ये एक चीज़ हमने लास्ट टाइम देखी थी। और यहाँ पे हमने देखा था कि यार मशीन को जो पॉइंट ऑफ परचेज हो, जहाँ पे मैंने मशीन को खरीदा हो, वहां से लेके अपने जो प्लेस है जहाँ पे मुझे मशीन को पहुंचाना है। और देखिए, मुझे सिर्फ मशीन को पहुंचाना नहीं होगा ना, मुझे मशीन को चलाना भी होगा। तो जहां से मैंने खरीदी है वहां से लेके वहां तक जहां मुझे मशीन को पहुंचाना है, और उसको चलाने तक, इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ परचेज से लेके मशीन को यूजेबल कंडीशन तक लाने में। अगर मैं ये बात भी लिख दूं, क्योंकि ये भी कुछ लफाजी है हमारे पास स्टैंडर्ड की, अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे कहीं, गौर से देखिएगा प्लीज। एक क्विक रिकैप कर रहे हैं हम, जो लास्ट टाइम हमने चीज पढ़ी है उसका। बोलता है पॉइंट ऑफ परचेज से लेके, ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन, अभी इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक के जितने एक्सपेंसेस होंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ तक के जितने एक्सपेंसेस होंगे, मैं ये भी लिख देना, ऑल आर कैपिटलाइज्ड। सब के सब क्या होंगे, कैपिटलाइज होंगे, मतलब ऐड होंगे मशीन की कॉस्ट में। यही पढ़ा था हमने रूल 1। बताया भाई, क्या रूल 1 हमने यही पढ़ा था? पॉइंट ऑफ परचेज से लेके यूजेबल कंडीशन तक लाने में जितने भी खर्चे होंगे वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे। ऐसी है। इसका मतलब जो इसके बाद जब होंगे, जब यूजेबल कंडीशन में मशीन आ गई, उसके बाद जो खर्चे होंगे वो मशीन कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। ठीक है ना। अच्छा, रूल 1 की जो ऐड होंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर ऐड, इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? कि अवॉइडेबल एक्सपेंसेस, या आपकी जो नेग्लिजेंस से हुआ हो वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक हो गया। और एक जो और हमने ऊपर रूल पढ़ा, कि जस्ट अ मोमेंट। अच्छा जी, एक जो हमने ये वाला रूल पढ़ा कि यूजेबल कंडीशन के बाद का जो टाइम होगा, वहां पे कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। इस यही पढ़ा हमने, लाइक फायर इंश्योरेंस वगैरह हम इग्नोर करते हैं ना सिरे से। मैं आगे लिख देता हूँ, आफ्टर दिस पॉइंट नथिंग इज टू बी कैपिटलाइज। और इस रूल की भी एक एक्सेप्शन है, इस रूल की भी एक्सेप्शन है। ये था हमारा रूल 2 बेसिकली, अगर मैं कहूँ इसको। ठीक है। इस रूल की क्या एक्सेप्शन है? सर, इस रूल की एक्सेप्शन है ओवरहॉलिंग। मतलब एक वो एक्सपेंस, एक वो खर्चा जिससे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाए, और उसको एक नाम क्या देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, विच इंक्रीजेस
एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। सो आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने यहाँ पे अगेन इस एक जो लास्ट टाइम मैंने एक एरिया पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत आसान सा इसका फॉर्मूला है कि जहाँ से आपने मशीन खरीदी वहां से आपके घर तक लाने और चलाने तक, यूजेबल कंडीशन में करने तक जितनी कॉस्ट लगी है, जो जो पैसा लगा है, सारा मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। सारा मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हाँ, इस रूल की एक्सेप्शन क्या है कि एक वो खर्चा जो कि आपके नेग्लिजेंस से हुआ हो, फाइन, पेनल्टी या और कोई ऐसा खर्चा हो जिस जो कि आप अवॉइड कर सकते थे, वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। मशीन चल गई, मशीन चलने के बाद कोई भी खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। मशीन चल गई, मशीन के चलने के बाद कोई भी खर्चा लाइक रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह होती है, फायर इंश्योरेंस होती है, ये मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? इस रूल की एक्सेप्शन क्या है? ओवरहॉलिंग, एक वो खर्चा जो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा दे। आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलें जी, अब ये तो हमने क्विकली रिकैप किया है जो हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा हुआ था। आज हम क्या करेंगे सर? आज की हमारी क्लास का एजेंडा क्या है? जो कॉस्ट ऑफ मशीन हमने देखी थी कल, लास्ट टाइम जो सवाल किया था कॉस्ट ऑफ मशीन का, उसको क्विकली हम उसकी एंट्रीज बनाएंगे, डबल एंट्री रिकॉर्डिंग करेंगे, उसका टी अकाउंट आज हम बना रहे होंगे। अगर मैं क्विकली आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो हमने क्या फॉर्मेट बनाया था। लिस्ट प्राइस से लेके हम चलते हैं और हम टोटल कॉस्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे एक लफ्ज भी चेंज कराया था लास्ट टाइम भी, आई गेस ऊपर सवाल में करवाया था बिल्कुल। और नीचे जब कॉपी किया तो नहीं किया मैंने उसको। ये मशीन की लिस्ट प्राइस थी, ठीक है। ये मशीन की क्या थी? लिस्ट प्राइस हमने इसको माना था, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस। आयरलैंड से मशीन खरीदना, उसकी हमने कहा लिस्ट प्राइस क्या है हमारे पास। सर लिस्ट प्राइस हमने ली थी 2 लाख रुपए। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर तो इनवॉइस बन गई। इनवॉइस के बाद हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया था, और फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके अंदर ऐड किया था। ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन, लाइसेंस फी, ओवरहॉलिंग, ये सारे वो एक्सपेंसेस थे जो हमने कहा था यार ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे, क्योंकि ये मशीन को यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है। ठीक है, और ये बन गया था कॉस्ट ऑफ मशीन। फिर जब मैंने क्या किया, जब मैंने कैश प्राइस में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया, ठीक हो गया। आज हम इन्हीं एक्सपेंसेस की क्या करेंगे सर? हम इनकी जर्नलाइजिंग करेंगे, इनको रिकॉर्डिंग करेंगे इनके, ठीक है। इनकी क्या करेंगे हम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे आज, ठीक है। रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट डे में फॉर्मेट्स देखे हैं। मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ सर? मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ PR, सर डेबिट, और ये मेरा बन जाएगा क्रेडिट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कल का काम कॉपी किया हुआ है, एंड आप उसको वहां से भी रेफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी आपको मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, बट फिर भी चले। अच्छा जी, देखिए एक और से, सबसे पहली एंट्री क्या बनती है सर? सबसे पहली एंट्री बनेगी इनवॉइस की। सबसे पहली एंट्री बनेगी इनवॉइस की। सबसे पहली एंट्री बनेगी इनवॉइस की, सही है। सबसे पहली एंट्री बनेगी इनवॉइस की, उसके बाद एंट्री हम बनाएंगे सर कैश डिस्काउंट की, ठीक है। और उसके बाद हम सारे एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे। तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे सर? एक्सपेंसेस को इनकर्ड करेंगे। चौथी एंट्री में इन्हीं एक्सपेंसेस को हम जो है क्लोज करेंगे, ठीक है। मशीन के अंदर कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और एक पांचवी एंट्री भी बनेगी, किस चीज की बनेगी उसको अभी हम अभी वेट करते हैं उसका, ठीक है। अब गौर से आपने एंट्रीज को देखना है एंड इनको बहुत अच्छे से समझना है। पहली एंट्री मैंने कहा इनवॉइस की बनेगी। पहली एंट्री किसकी बनेगी? इनवॉइस की बनेगी। गौर से देखिएगा, पहली एंट्री मेरे पास इस पॉइंट पे मशीन फाइनलाइज हो गई है, मिल रही है मुझे, इनवॉइस बन गई है मेरी, मशीन लेके निकल रहा हूँ, इन मशीन डेबिट एंड
अकाउंट्स पेबल, क्योंकि मैंने उधार किया है। सर आपको कैसे पता आपने उधार किया है? देखो ना, उधार नहीं किया होता तो ये मुझे डिस्काउंट की लालच क्यों देता, कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट मतलब अर्ली पेमेंट डिस्काउंट याद आ रहा है। तो मशीन डेबिट 197 से, एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 197 से। डन। क्लियर हो गया हम यहाँ तक? इसकी सर नरेशन क्या बनेगी? नरेशन भी बना देते हैं जल्दी से, पहली और आखिरी दफा। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन। ठीक हो गया। दूसरी एंट्री मैंने कहा कैश डिस्काउंट की बनेगी, गौर से देखिए कैश डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी सर। कैश डिस्काउंट की एंट्री आप बनाएंगे अकाउंट्स पेएबल डेबिट और मशीन क्रेडिट, कितने से 3940 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर इसकी नरेशन क्या बनेगी? टू रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब जरा इस एंट्री को जरा गौर से देखेगा, इस एंट्री को जरा गौर से देखेगा। 3940 ही है बिल्कुल। सर मैंने कैश डिस्काउंट को मशीन की कॉस्ट से लेस किया है, दैट्स वाई मेरी एंट्री। और इसकी वजह से क्या हुआ है, मुझे जो एक अमाउंट पहले पे करनी थी, मुझे जो एक अमाउंट पहले पे करनी थी 197,000, जो मुझे अमाउंट पे करनी थी वो कितनी हो गई 193। तो मैंने इसकी डबल एंट्री रिकॉर्डिंग क्या की है, मैंने जो अमाउंट अकाउंट्स पेबल था मेरा, देखें ना, मेरी पहले लाइबिलिटी मेरी क्रेडिट हुई हुई थी। मेरी लाइबिलिटी क्रेडिट हुई हुई थी कितने से? 197,000 से। मेरी लाइबिलिटी क्रेडिट थी कितने से? 197,000 से। और ये जो हिट मेरी पड़ी है उससे मेरी लाइबिलिटी 3940 से कम हो गई। इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी कितने पे आ गई सर? उतने पे ही आ गई जितने मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, 193 पे। देखें आप इस चीज को। अब एक बच्चा जिसने फर्स्ट ईयर पढ़े, दिल लगा के पढ़ी, उसकी एंट्रीज बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से उसने एंट्री की प्रैक्टिस की है, उसको एंट्रीज वगैरह याद रहती हैं, लॉजिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। वो फौरन यहाँ पे बोलेगा, क्या बोलेगा? बोलेगा सर ये क्या क्या आपने, अकाउंट्स पेबल तक तो ठीक है, लेकिन जब डिस्काउंट मिलता है, जब डिस्काउंट मिलता है तो पेबल तो सही है सर, डेबिट होता है, ठीक है आपने कर दिया, लेकिन डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट नहीं होता, या परचेज डिस्काउंट क्रेडिट नहीं होता। हमने तो यही पढ़ा बचपन में। आपने जो पढ़ा है बचपन में ये बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, ये बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। आपने जो पढ़ा है बचपन में बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। और ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गैप की जो अकाउंटिंग है जिसको हम बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, या हम जो है जिससे हमारा कोर्स बना हुआ है सर, मेक्स एंड मेक्स, सही है, ये एक बुक का नाम है, जो कि पुरानी एक बुक बनी हुई, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको, इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। उसके हिसाब से ये मशीन की कॉस्ट में ही से माइनस होगा। वरना अगर मैं आपको बताऊं डेप्रिसिएशन जो स्टैंडर्ड आप लोग को बताया मैंने कि क्या स्टैंडर्ड है भाई, IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जिसके अंदर इसका नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके हिसाब से ये मशीन की कॉस्ट से लेस नहीं होना चाहिए कैश डिस्काउंट, ये मशीन की कॉस्ट से लेस नहीं होना चाहिए। सही है, अगर कोई डिस्काउंट मिला है कैश डिस्काउंट तो वो मशीन कॉस्ट से लेस नहीं होगा। इसका मतलब ये वाली एंट्री बनेगी। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, मशीन क्रेडिट नहीं होगा, मशीन क्रेडिट नहीं होगा। सही है। तो जब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा और मशीन का नाम नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये मशीन से यहाँ से लेस नहीं होगा। एंड जो आप एंट्री सोच रहे हैं डिस्काउंट रिसीव में जानी चाहिए, वो डिस्काउंट रिसीव के अंदर ही चली जाएगी। सही हो गया। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझाने की कोशिश की। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ सबको यहाँ से। फिलहाल हम जो मानेंगे, हम यही मानेंगे मशीन कॉस्टेस को लेस करेंगे, सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ है, ये तो हमारी जो थी सप्लायर भैया से सारी कहानियां थी वो हो गई। उसके बाद क्या हुआ सर, मेरे सारे एक्सपेंसेस जो हुए हैं, मैं इन सबको मैंने कहा इनको इनकर्ट करूंगा, मतलब इन सबको मैं डेबिट कर दूंगा। गौर से देखिएगा, मैं करूंगा डेबिट ट्रांसपोर्टेशन को, मैं करूंगा डेबिट इंपोर्ट ड्यूटी को। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
मैं करूंगा डेबिट इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को। सर मैं करूंगा डेबिट इंस्टॉलेशन को। मैं करूंगा डेबिट लाइसेंस फी को। जिस जिसको मैंने मशीन कॉस्ट में बेसिकली ऐड किया है, मैं करूंगा डेबिट ओवरहॉलिंग को। ठीक हो गया। यही सारे थे, जरा इनकी अमाउंट आपने याद रखनी है। इनकी अमाउंट आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब मैं इसको ऐसे रखूँ, मेरे सामने रहेंगे। 50,000, 40,000, 20,000, 15,000, 8,000 एंड 10,000। ठीक हो गया। सर इन सब से मैंने उधारी नहीं की होगी, इनको मैंने कैश दिया होगा। ठीक है, कितना कैश ये भी मेरे सामने लिखा है 143, क्योंकि ये इसी का सम करके लिखा था ना। ये इसी का सम करके लिखा था मैंने, ठीक है ना। तो ये मेरा 143 क्या बन गया, कैश यहाँ से मैं कर दूंगा क्रेडिट। सही है। सर इसकी नरेशन बता दें। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने कहा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन गौर से देखें, ये अभी आपने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किए हैं, ये आपने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, लाइसेंस, ओवरहॉलिंग, ये आपने सब पे किया है। और आपने कैश क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे कहीं भी मशीन का नाम नहीं आ रहा। जबकि हमें इसको मशीन में डलता हुआ दिखाना है, इन सबको मशीन का पार्ट बनवाना है। हमें इन सबको मशीन का पार्ट बनवाना है, तो सर हम एक एक एंट्री और करेंगे। हम एक एंट्री यहाँ पे और करेंगे, गौर से देखिएगा इसको। हम एक एंट्री और करने लगे हैं यहाँ पे, बड़ी आसान सी एंट्री है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, सारे जो एक्सपेंस मैंने डेबिट किए हैं इन सबको मैं क्रेडिट कर दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन, लाइसेंस फी, ओवरहॉलिंग, जो जो एक्सपेंस मैंने डेबिट किए थे सर, उन सारे एक्सपेंसेस को मैं कर दूंगा क्रेडिट। सही है। और इन सारों को उठा के मैं डाल दूंगा मशीन के अंदर, तो मशीन का बैलेंस बढ़ जाएगा और मशीन हो जाएगी डेबिट। ये मशीन एसेट है। सर इनकी मैं नरेशन भी कर दूंगा एक। टू रिकॉर्ड क्लोजिंग ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इनटू द मशीन। अब देखें, ये आपकी नरेशन छोटी भी हो सकती है, मैं आगे जाके छोटा भी शायद लिखवा रहा हूँ आपको। नरेशन में आपके कोई ग्रामर का टेस्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, आपने एक जर्नल एक बात बतानी होती है, और इसको आप अपने अल्फाजों में आसान से भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। गौर से देखिएगा, मैं सारी एंट्रीज को अब तक मैंने पूरी मशीन की रिकॉर्डिंग जो की है मैं यहाँ पे आपके सामने रीड करने लगा हूँ। सबसे पहले एंट्री मेरी बनती है इनवॉइस की, और मैंने मशीन को डेबिट किया, अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद मैं बनाता हूँ एंट्री कैश डिस्काउंट की, जिसमें मैंने पेबल को डेबिट किया, मशीन को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जो कि मशीन कॉस्ट में ऐड हुए थे, मैंने एट फर्स्ट हाउ क्या क्या होगा, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को इनकर्ट किया होगा, ठीक है ना। तो उसको जब मैंने इनकर्ट किया तो उनके बिहाफ पे मैं कैश की पेमेंट करता रहा, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट मेरी एंट्रीज बनती रही, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता चला नहीं यार, ये एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन का तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मीट करता है, ये तो जरूरी था। हम्म। मशीन को चलाने तक के लिए, घर पहुंचाने तक के लिए जरूरी था भाई, ये तो मशीन कॉस्ट में ऐड होगा, तो इसको तो मैं ऐड करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, एक्सपेंस की डेफिनेशन से उसको रिमूव किया, मैंने एक्सपेंस की डेफिनेशन से उसको रिमूव किया, क्रेडिट किया, और उसके बिहाफ पे मैंने मशीन डेबिट कर दी। ऐसे ही मैंने इन सब के साथ किया, इंपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस, ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन, लाइसेंस, ओवरहॉलिंग। मैंने कहा यार ये सब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को मीट करते हैं, तो ये सब तो क्रेडिट होने चाहिए ना। इनको मैंने सबको क्रेडिट किया, और इनका सम बनता है 143, उससे मैंने मशीन को डेबिट कर दिया। और देखे ना, गौर से देखे जरा, मैंने यहाँ पे भी तो यही काम किया, यहाँ पे भी तो आपके सामने जो मैंने मैथमेटिक कैलकुलेशन की, वहां पे भी तो यही किया, इन सबको मशीन कॉस्ट में ऐड किया। ठीक हो गया। लेकिन सर इसके अलावा मैंने कुछ और भी तो एक्सपेंसेस इनकट किए, मैंने फायर इंश्योरेंस भी तो कराई है, मैंने स्टाफ ट्रेनिंग भी तो कराई है, मैंने एक जो पार्ट डैमेज हो गया, अब सही है मेरी गलती से हुआ जो भी है, लेकिन डैमेज तो वो उसको ठीक तो कराया मैंने, ये एक्सपेंस भी तो इनकर्ड हुए। ऑल दो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन को मीट नहीं करते, दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, बट दे आर इंकर्ड। सही है, दे आर इंकर्ड एंड हेंस दे आर पेड ऑफ। एक्सपेंस तो है, इनकर्ड भी हुआ है, और उनकी पेमेंट भी हुई है। तो सर क्या जर्नल एंट्रीज नहीं बनेगी उसकी? जर्नल एंट्रीज बिल्कुल बनेगी उसकी। सही है। सर फायर इंश्योरेंस एक मेरा एक्सपेंस है, मैं उसको डेबिट करूंगा। सर स्टाफ ट्रेनिंग मैंने अगर एक्सपेंस आउट किया है तो मैं उसको भी डेबिट करूंगा। और उसके बाद रिपेयर एक्सपेंस, डैमेज था तो रिपेयर बोल रहा हूँ, वरना रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। सही है। और इन सब के बिहाफ पे मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। सर नरेशन क्या बनाऊंगा? टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, ऑफ है ये, ऑफ नहीं, डबल एफ नहीं है जो ऊपर था, पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पे एक लफ्ज और आपने नया देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपने देख लिया, अब आपने नया लफ्ज देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली जो जो खर्चा मशीन कॉस्ट में ऐड नहीं करते उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है। आई होप यहाँ तक हम बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इनके अमाउंट देख लेते हैं हम जल्दी से। 7,000, 10,000 एंड, तो ये है 7,000, 10,000 एंड 16,500। ठीक है। तो ये बनता है मेरे पास। सही है। यहाँ तक आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप एक दफ़ा पॉज करें, और इन सारी एंट्रीज को एक दफ़ा अपने ओन पे रिवाइज कर लें। ठीक है। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने रिवीजन कर लिया होगा थोड़ा सा, एंड आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब इसका हम बना लेते हैं सर टी अकाउंट। एंड टी अकाउंट को भी मैंने फॉर्मेट अपने पास बना के रखा हुआ है, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। मशीन का टी अकाउंट। ठीक है। सर मशीन, आपको पता है मशीन क्या है? मशीन एक एसेट है। बीइंग एन एसेट, बीइंग एन एसेट, जब ये इंक्रीज होती है तो कहलाती है डेबिटेड, डेबिट रिकॉर्ड, डिक्रीज होती है कहलाती है क्रेडिटेड। ठीक है, ये आपको पता होगा आई होप आपके अर्ली स्टडीज से। तो अगर इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता, ब्रेक डाउन बैलेंस होता, तो वो यहाँ पे होता डेबिट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। ठीक है। अब गौर से देखिएगा, कोई डेबिट बैलेंस नहीं था, मैं सिर्फ एंट्रीज में मशीन का नाम देखता जाऊंगा एंड उसको रिकॉर्ड करता जाऊंगा। मशीन मुझे दिख रहा है डेबिट साइड पे 197 से, अमाउंट डाल दूंगा मैं 197 डेबिट साइड पे, वजह लिख दूंगा, नाम लिखूंगा मैं जो कि दूसरे हेड पे हुआ है। मशीन तो मेरा क्या था, और से देखिएगा, मशीन तो मुझे मिला है डेबिट साइड पे, मशीन तो मुझे मिला है डेबिट साइड पे, मशीन तो मुझे मिला है डेबिट पे, लेकिन मैं नाम लिखूंगा उसका जो कि दूसरे हेड पे मुझे आइटम मिला है, दैट इज अकाउंट्स पेबल। उसके बाद मशीन मुझे मिला है क्रेडिट पे,
3940 से, बट दूसरे हेड पे है, मैं नाम उसका लिखूंगा अकाउंट्स पेबल। ठीक है, 3940 एंड अगेन अकाउंट्स पेबल। ठीक है, गौर से देखते रहिएगा। उसके बाद मुझे तीसरी एंट्री में कहीं भी मशीन का नाम नहीं दिख रहा, चौथी एंट्री में मशीन का नाम दिख रहा है, और अगेन मशीन का नाम डेबिट पर है, बाकी सारे एक्सपेंसेस मेरे क्या है, क्रेडिट पे। तो क्या करूँ, 143 लिख दूं बस? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 143 लिख के नहीं छोड़ूंगा सर, मैं सारे एक्सपेंसेस का नाम खोलूंगा। रेफरेंस कर देता हूँ 1 2, एंड अब आ रहा है 4। और मैं सारे एक्सपेंसेस के नाम पे खोलूंगा ट्रांसपोर्ट, ताकि देखें टी अकाउंट से पता चल जाए किस एक्सपेंस के नाम पे कितना खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन था एक मेरे पास सर, इम्पोर्ट ड्यूटी था, इंस्टॉलेशन था, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट था, और क्या क्या था मेरे पास, जस्ट अ मोमेंट, लाइसेंस फी एंड ओवरहॉलिंग। अगर मैं इनकी अमाउंट ले लूँ, मेरे पास लिखी हुई दिख रही है एंट्रीज से सामने। ठीक है भाई। देखिए उसके बाद मुझे कहीं भी किसी भी एंट्री में मशीन का नाम नहीं दिख रहा, क्योंकि पांचवी एंट्री में तो मशीन का नाम है ही नहीं, पांचवी एंट्री में तो मशीन का नाम है ही नहीं। ठीक है, गौर से देखिएगा। मैं क्या करूंगा सर, इसके बाद मैं दोनों साइड का क्या करूंगा, टोटल करूंगा दोनों साइड का। ठीक है, यहाँ तो मेरा बन जाएगा 3940, एंड अगर मैं सर यहाँ का करूँ, आप भी करें जल्दी से, मुझे बताएं कोई जल्दी से करके इसका क्या बन रहा है डेबिट साइड पे। सर इसका आंसर कुछ बन रहा है 340,000। ठीक हो गया। तो अगेन देखें, डेबिट साइड पे 340 है, क्रेडिट साइड पे 3940 है, क्रेडिट साइड पे कुछ कम है। सर वो कितना कम है? कुछ इतना कम है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, कैरी डाउन बैलेंस। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं करता हूँ डबल क्लोज, एंड और डबल क्लोज में करता हूँ सर मैक्सिमम अमाउंट पर, दैट इज 340। और जो सीडी होता है मेरे पास, वो नेक्स्ट उस पे आके मेरे पास बन जाता है BD 336060। आर वी डन? गौर से देखें इसको बैठ के। ऑलराइट, आई होप एंड एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कि आपने इसको बहुत अच्छे से देखा है, एंड ये आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आ गया है। क्या होता था टी अकाउंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक दफा, आपने बीडी बैलेंस लिख देना है, यहाँ पे सवाल में गिवन नहीं था, आप ना चाहें तो ना लिखें, कोई मसले की बात नहीं है सच इसमें। बट ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि भाई आपको जो है सवाल में अगर गिवन होता तो आप डेबिट साइड पे मशीन का लिखेंगे। उसके बाद देखें, आप सिर्फ एंट्रीज को देखते रहें, और अगर एंट्रीज नहीं भी है तो भी आप देख सकते हैं। पहले आपने जो इनवॉइस के डेटा उठा लिया, ठीक है ना, इनवॉइस के पॉइंट से उठा लिया। इनवॉइस के वक्त पे क्या होती है, मशीन डेबिट हुई हुई होती है, कैश डिस्काउंट की वजह से मशीन क्रेडिट होती है, तो वो हमने उठा के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस की वजह से मशीन डेबिट हुई है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनका सम करके 143 अगर लिखूंगा ना, आप यकीन माने मेरे इस आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, मेरा आंसर ठीक आएगा। बट ये सही नहीं है, एकेडमिकली ये सही नहीं है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन अलग से लिखें, इनपुट ड्यूटी अलग से लिखें, क्योंकि अब देखें ना यहाँ पे, अगर मैं 143 लिख दूं, तो मुझे बताया 143 का फिगर देख के, क्या यूजर, हम तो अकाउंटिंग करते हैं किसके लिए, यूजर्स के लिए, अपने जो यूजर होते हैं वो अकाउंटेंट थोड़ी होता है, वो देख के बता सकता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसमें इम्पोर्ट क्या है? नहीं। लेकिन अगर फेस पे ऐसे लिखा हुआ हो,
तो इजीली कोई भी देख के ये समझ सकता है, एक दूसरे को बता सकता है कि यार इतना ट्रांसपोर्टेशन है, इतना इम्पोर्ट ड्यूटी है। आई होप हमें यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। सही हो गया यहाँ तक। उसके बाद में क्या करता हूँ भाई, उसके बाद में क्या करता हूँ, आगे मैं दोनों साइड का टोटल करता हूँ। एक साइड का मेरा टोटल आया 340, एक साइड का टोटल आया 3940। और किस साइड पे कमी थी सर? इस साइड पे कमी थी, जो कि कैरी डाउन बैलेंस बनता है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बनता है। और ये कमी सिर्फ समझाने के लिए मैं कहता हूँ, ये तो आप लोग को पता ही होगा बहरहाल, कि जो हमारा बैलेंस बच रहा होता है एसेट का, वो कैसे आता है, एंड देन वो जाके डेबिट साइड पे रिवर्स होकर शो होता है। उसके बाद हम जो है डबल क्लोज करते हैं। डबल क्लोज अपनी मैक्सिमम अमाउंट को ले लें, या इन दोनों को अगर आप सम भी करेंगे तो देखें 340 ही बनेगा। दैट इज इक्वल टू दिस। डबल क्लोज पे हमारा बैलेंस भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक चीज बड़े मजे की, जो बड़े आपको गौर से देखनी है, कि जो सीडी बैलेंस होगा ये वाला, या बीडी बैलेंस ये वाला, क्योंकि सीडी बीडी सेम ही होता है ना। सर इसको गौर से देख ले जरा। क्या ये नंबर आपने कहीं देखा है? क्या ये नंबर आपने देखा है कहीं? जी हाँ, ये नंबर आपने देखा है। ये नंबर आपने देखा है, ये रहा ये नंबर। सही है। तो सर मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन। ये देखें ना, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या बताती है, कि मशीन मुझे कितने की पड़ी, मशीन मुझे कितने की पड़ी, ये मशीन मुझे कितने की पड़ी। ठीक है। और यही तो, ये जो सीडी बैलेंस है, ये भी तो यही बता रहा है कि मशीन अब तक आते आते भाई, मैंने पहले डेबिट किया, फिर क्रेडिट किया, फिर सब डेबिट किया, और मशीन इन दी एंड ये बनी हुई है। सर इंट्रीज से भी यही अमाउंट आएगी, क्योंकि देखें ना, इंट्रीज को ही तो देखते हुए मैंने टी अकाउंट बनाया है। इंटरेस्ट को ही तो देखते हो मैंने टी अकाउंट बनाया है। तो इंटरेस्ट से भी ये अमाउंट आएगी, और वैसे भी ये अमाउंट आएगी। अब एक सवाल यहाँ पे बच्चा मुझसे और करता है। बच्चा बोलता है, सर आपने जो है सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे किया डेबिट। क्या किया यहाँ पे? सारे एक्सपेंसेस को आपने किया डेबिट। ठीक है। और उसके बाद आपने सारे एक्सपेंसेस को कर दिया क्रेडिट। सर एक्सपेंसेस तो क्लोज हो गए ना, तो मैं क्या नेट एंट्री बना लूं? क्या मैं इस डेबिट एंड क्रेडिट को मर्ज करके, इस डेबिट एंड क्रेडिट को मर्ज करके एक नेट एंट्री बना लूं, कि मैं मशीन को डेबिट कर दूं 143 से, और कैश को क्रेडिट कर दूं 143 से। ठीक है, ये देखें, कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट। आपके आंसर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगेन ये एकेडमिकली ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है कि आप सारे एक्सपेंसेस को छुपा दें। क्या मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट देख के कोई ये बता सकता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कितना है, इसमें इंस्टॉलेशन कितना है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, इसमें लाइसेंस कितना है, ओवरहॉलिंग कितना है? नहीं बता सकता। सर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी मजदूरी करनी है। सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट करेंगे वन बाय वन, दिखाएंगे कि पहले एक्सपेंस इनकर्ड हुआ, एंड देन उनको मशीन कॉस्ट में क्लोज करेंगे। ठीक है। आई होप हम यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इस सवाल को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एंड इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम माय नोट्स, माय हैंडआउट्स। ऑलमोस्ट सेम सवाल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस सवाल की सारी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन की कैलकुलेशन भी आप ट्राई करें खुद से, जनरलाइज एक एंट्रीज भी रिवाइज करें आप लोग, और टी अकाउंट भी, जो कि हमने 2 लेक्चर्स में देखा है। प्लीज इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को आप लोग ट्राई करें। ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और पास्ट पेपर के सवाल जब हम कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह उसमें हम और जाके डिटेल देखेंगे, इसकी कॉस्ट ऑफ मशीन में किस किस तरीके से पूछता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल आप यकीन करें, और कुछ भी नहीं है कॉस्ट ऑफ मशीन में। ठीक है। इस सवाल को बहुत अच्छे से ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे फिर डेप्रिसिएशन के फर्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।